गवर्नरशिप भी मिल जाती है, प्रेसिडेंट भी उनका आ जाता है, सेनेट के चेयरमैन साहब भी उनके आ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का मलबा इन पे फिर भी नहीं गिरेगा? वो कारकर्दगी के लिए जवाबदेह नहीं होंगे? क्योंकि आवाम तो पूछेगी कि वोट तो आपने दिया था। कल भी यही बात की थी। इन केस अगर मेजर जो पॉलिसी डिसीजंस की मिनिस्ट्रीज होती हैं, जब तक वो वाले पोर्टफोलियोज आपके पास ना हो तो आपके ऊपर बैकलैश एज सच अवाम की नज़र में नहीं आता। ये पीपल्स पार्टी को लग रहा है। और अगर पीडीएम की गवर्नमेंट का आप लेकिन जहां आपने वोट दिया हो सपोर्ट करने के लिए, जी देखें, कल लोग नहीं पूछेंगे कि आपने शहबाज शरीफ को वोट दिया था? जी बिल्कुल, ये चीज़ें तो सब पूछेंगे। बिल्कुल, अवाम अब काफ़ी इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी है आपकी, सब कुछ उनको पता है। सोशल मीडिया हर चीज़ से लोग एजुकेट हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम पीडीएम वाला प्रेसिडेंट देख ले, उसमें भी जो उसका जो बैकलैश आया था, वो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का तो वोट बैंक उससे श्रिंक नहीं हुआ। उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर कल को हम बात करते हैं, सब यही कहते जी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे जब आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया। मतलब दिस इज व्हाट एग्जांपल इज गिवन। तो बिलावल साहब का तो नाम ही नहीं आता। वो तो फॉरेन ट्रिप्स करते रहे, मेरे ख्याल से 40-50 मुल्क फिर लिया उन्होंने, और अपनी पीआर शीआर भी बढ़ा ली, सारा कुछ करते रहे। ही वाज जस्ट हैविंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज लाइफ। तो जहां तक उसकी बात है, मेरे ख्याल से अभी भी पीडीएम में मुस्लिम लीग नवाज को इसी चीज का डर है। ये अदनान आदिल साहब जो बात कर रहे थे, इस पर थोड़ा सा मैं आऊंगा। देखें ये सब हुआ क्यों है, अगर इसके ऊपर आप इसकी बेसिस पे जाए ना, इसके रूट्स क्या है। क्योंकि आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी जो आईनी जिम्मेदारी थी, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इट हैज़ फेल्ड टू इंश्योर एज पर आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शंस आपके फ्री एंड फेयर हो। ये नॉमिनेशन पेपर छीनने से स्टार्ट हुई थी बात, और उसके बाद कैंडिडेट्स या उनके इलेक्शन एजेंट्स को आरओ ऑफिस से बाहर निकाल के फॉर्म 45 इग्नोर करके एक फर्जी सा फॉर्म 47 इशू करके आपने मैंडेट पाकिस्तान की आवाम का छीना है। सो ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है। अब जहां तक देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की सब बात कर रहे हैं इस्तीफे की, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल अपने जो उनका उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी थी उस पर ये फेल हुए हैं। बिल्कुल परफॉर्मेंस सही तरह नहीं की। बहुत बड़ी गलतियां इस इलेक्शन के अंदर, मेजर मिस्टेक्स नजर आ रही हैं। मतलब एक तो धांधली होती है ना, थोड़ी बहुत छुप जाती है। फॉर्म 47 जो फॉर्म 45 है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनके गले पड़ेगा। छोटी सी मिसाल है, वो एक पंजाबी की बड़ी अच्छी, इस पर मुझे याद आ जाता है। अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को डिस्क्राइब करना चाहें ना, एक गांव में ना एक बशीर साहब होते थे, उनके घर पे गाय थी, उसका गाय का बच्चा पैदा हुआ। तो साथ वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया नज़ीर साहब ने कि जी ये तो हमारी घोड़ी ने बच्चा दिया है। तो वो फिर सारे चलते गए वहाँ का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उधर के चौधरी साहब थे, उनके पास जी मसला हल कराएं। वो कहते हैं जी ये हमारा घोड़ी ने बच्चा दिया, ये कहते हैं जी हमारी गाय ने बच्चा दिया। तो चौधरी साहब ने बड़ी सोच समझ के बाद एक फैसला दिया कि नहीं, ये जो गाय का बच्चा है ये इस घोड़ी का ही बच्चा है, ये गाय का बच्चा नहीं है। तो फिर जिन के हक में फैसला हुआ वो चौधरी साहब को देख के रोने लग गए। तो चौधरी साहब ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब अगर आप ना हो तो इस मुल्क के अंदर, इस गांव के अंदर इतना अच्छा इंसाफ कौन करे? अगर आप चले गए तो हम क्या करेंगे? तो इस वजह से अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ना हो तो इतना अच्छा इलेक्शन कैसे होगा पाकिस्तान में? तो इस वजह से इनका फेलियर है, इनको रिजाइन करना चाहिए मेरी नजर में। बिल्कुल इतना गंदा इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद हुए। अबूजर 18वीं तरमीम क्या मरकज को कमजोर करने की वजह है? क्या इसको चेंज करने की जरूरत है? नहीं देखिए, मैं बड़ी फेवर में हूँ 18th अमेंडमेंट के जी। मैं वैसे बता रहा था कि 18th अमेंडमेंट में हुआ क्या था, जरा समझ लें। उसमें ये हुआ था कि जो आपकी एक कंकरेंट लिस्ट होती थी जिसपे फेडरल गवर्नमेंट भी लेजिस्लेट कर सकती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर सकती थी, उसको एबॉलिश करके तो थोड़ी पावर्स जो थी वो सूबों की हमने बढ़ा दी थी कि हम जरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से दैट वाज अ गुड डिसीजन, नॉट अ बैड डिसीजन, के क्योंकि आपके मुल्क में इस तरह का इशू है, जिस तरह बलोचिस्तान है वहाँ पे एहसास महरूमियत है, केपी में भी कुछ इलाकों में है, सिंध के भी इशूज रहते हैं। तो अगर आप सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते तो मेरी नज़र में वो फेडरेशन को चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है, वीक नहीं करती। जब स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट करते हैं, वहाँ से अगर सेंटर में डिसीजंस हो रहे होते हैं दूर दराज इलाकों के, तो वहाँ से हमेशा सेंस ऑफ डेप्रीवेशन आती है, रिलेटिव फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है। तो 18th अमेंडमेंट तो एक बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन है, मेरे ख्याल से लैंडमार्क लेजिस्लेशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। कुछ से आप राना साहब डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन